दूसरा, हिमाचल में धर्मशाला में लैंडस्लाइड का बड़ा एक प्रकरण है। तो कई बार बहुत सारी जांचें हुई, जो ज़मीन सरकार ने अलॉट की वो जगह सुटेबल नहीं थी। देखिए, हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो देवभूमि के रूप में जाना जाता है और यहाँ क्राइम का बहुत कम रेशो है। बच्चियाँ आराम से यहाँ घूम सकती है और रोजगार की दृष्टि से भी यहाँ हमारा जो पिछला रेशो देखेंगे डिपार्टमेंट का, वो काफ़ी अच्छा है। हिमाचल प्रदेश चुनाव की कवरेज के दौरान हम आ पहुंचे हैं धर्मशाला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास अपना कोई भवन तक नहीं है। सर, डॉक्टर ओम प्रकाश हैं। सर, जो आपके बच्चे हैं, एक तो पहला मुद्दा है कि आपकी यूनिवर्सिटी की अपनी बिल्डिंग आज तक नहीं बन पाई, इसका रीज़न क्या रहा? देखिए, प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और माननीय कुलपति जी ने जब से कार्यभार ग्रहण किया है वो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं जो फॉरेस्ट विभाग की तरफ से भी, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो उतने पेड़ काटना और उतना लगाना एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है। दूसरा, हिमाचल में धर्मशाला में लैंडस्लाइड का बड़ा एक प्रकरण है। तो विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए और उस जगह के लिए आपको मतलब उतनी जगह जो सुरक्षित हो बच्चों के लिए भी और स्टाफ के लिए भी। तो कई बार बहुत सारी जांचें हुई, जो ज़मीन सरकार ने अलॉट की वो जगह सुटेबल नहीं थी। तो अभी वो ज़मीन का जो प्रकरण था वो फाइनल हो चुका है और काम प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय 2 जगह बनने जा रहा है, एक देरा में और एक धर्मशाला में। दोनों ही जगह कार्य प्रारंभ हो गए माननीय कुलपति जी के निर्देशन में। वो बहुत निरंतर इस विषय को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार से निरंतर बातचीत कर रहे हैं और वो सफल भी हुए हैं इस कार्य। चुनाव आ रहे हैं, छात्रों के लिहाज से आपको क्या लगता है बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या रहने वाला है जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब? देखिए, हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो देवभूमि के रूप में जाना जाता है। आपने अभी, मैंने भी सुना कई बच्चों का राय। सवाल ये है कि देवभूमि और मैदानी क्षेत्र से काफ़ी अंतर है, बहुत अंतर है। जब हम मैदानी में जाते हैं या साउथ में जाते हैं, वहाँ की अपेक्षा ये वास्तव में देवभूमि है और यहाँ क्राइम का बहुत कम रेशो है। बच्चियाँ आराम से यहाँ घूम सकती है, अपना जीवन यापन कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है, अपना कार्य कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट कर सकती है। ऐसा नहीं कि भाई छोड़ने जा रहा है या पिताजी उसको केयर कर रहे हैं। सुरक्षित है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ने ही कहा कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। कुछ प्रकरण हो जाते हैं क्योंकि उनको हिमाचल में है वो, इसलिए हम बाहर, मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान और मैंने पूरे देश का भ्रमण किया हुआ है। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ मैं रहा नहीं। उसकी अपेक्षा हिमाचल बहुत सुरक्षित है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। उनको लगता है कि हो सकता है कि जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती तो उससे, लेकिन बाकी राज्यों की अपेक्षा हिमाचल सुरक्षित है। बेरोजगारी को लेकर आपके छात्रों में बड़ी आशंकाएं हैं कि इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर इनके रोजगार के लिए क्या सुविधाएं आप कराते हैं? क्या कोई जॉब फेयर लगता है या दूसरे तरीके से कि इनकी प्लेसमेंट कहीं हो जाए, इनको कहीं नौकरी मिल जाए? माननीय कुलपति प्रोफेसर SP बंसल जी, सत्यप्रकाश बंसल जी हैं। इन्होंने निरंतर जब से ज्वाइन किया है, कार्यभार ग्रहण किया, तब से वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय अच्छी रैंकिंग में है, शोध कार्य में भी और रोजगार की दृष्टि से भी। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले कई सालों से जो नेट और GRF निकलते थे बच्चे कम रेशो में, इस बार पूरे भारत में और पूरे विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे ज़्यादा GRF और नेट निकले। अब जब बच्चों में क्वालिटी है, GRF है और नेट है, तो स्वाभाविक है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। और रोजगार की दृष्टि से भी यहाँ हमारा जो पिछला रेशो देखेंगे डिपार्टमेंट का, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब संतोषजनक है हमारे लिए हिसाब से। वो प्रोफेसर की तो भर्ती नहीं निकल रही, नई यूनिवर्सिटीज उस तादाद में नहीं बन रही। ये बच्चों को या हम लोगों को ज्ञान ना हो वो बात अलग है, लेकिन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस समय और बहुत, मतलब अब तो हमारे यहाँ कम से कम 200-250 वैकेंसियाँ पूरी हो चुकी है 2019 के बाद से। और दिल्ली विश्वविद्यालय में काफ़ी वैकेंसी है, IGNOU में काफ़ी वैकेंसी है। वैकेंसियों की कमी नहीं है, यह है कि वो पात्रता है या नहीं, क्योंकि ये MA 3rd सेमेस्टर के हैं जो पास आउट हो चुके हैं, जो रिसर्च स्टूडेंट है। हमारे कई विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी जो यहाँ के हैं, वो काफ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है और विभिन्न चैनल्स में भी है और सभी क्षेत्रों में वो लगभग कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भारत सरकार का भी धन्यवाद, क्योंकि पहली बार ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो बच्चों को रोजगार से जोड़ेगी। सैद्धांतिक, अब पहले जो हमारा जो अभी न्यू जो पाठ्यक्रम डिजाइन हुआ है यहाँ का,
पहले सैद्धांतिक रूप से 80 क्रेडिट का था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 22 क्रेडिट लिटरेचर किया है और बाकी स्किल पे किया है। सारा स्किल है जिसमें आप कंप्यूटर भी है, जर्नलिज्म भी है, लिंग्विस्टिक भी है, ट्रांसलेशन भी है और हिंदी साहित्य भी है, प्रयोजनमूलक हिंदी भी है, तो मशीन ट्रांसलेशन भी है। और आप जो भारत सरकार ने जो MT के सॉफ्टवेयर अभी कंटेस्ट है वो भी है, अनुसारक भी, बहुत सारे सॉफ्टवेयरों को जोड़ा है। और दूसरा ये मातृभाषाओं में शिक्षा देने पर जोर दिया है। पहले क्या कि पाठ्यक्रम नेशनल स्तर पे होता था, लेकिन अब मातृभाषाओं पर जोर देने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अभी जो द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन था, हमारे गृह मंत्री जी ने वहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी है। किसी भाषा से कोई द्वेष नहीं है, सभी भाषा मतलब सखी के रूप में है। ना अंग्रेजी से कोई वैर है, ना हिंदी से कोई है, ना संस्कृत से है। सभी मातृभाषा पोषित हों और मातृभाषा पोषित होने के कारण भारतीय भाषाओं का विकास होगा और भारतीय भाषाओं का विकास होगा तो हिंदी का स्वाभाविक रूप से विकास होगा उसमें। और जैसे विकास होगा तो रोजगार की अवसर बढ़ेंगे। और सरकार ने अच्छा प्रयास किया कि आपको शायद ज्ञात है कि अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह जी ने भोपाल में अभियांत्रिकी और चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी माध्यम से प्रारंभ की है। इसका सबसे बड़ा रेशो ये है कि जब कोटा में बच्चा, हिमाचल का बच्चा गांव से पढ़कर वो कोटा में इंजीनियरिंग की या मेडिकल की पढ़ाई करने जाता है तो उसकी मातृभाषा पहाड़ी होगी, स्वाभाविक है, हिंदी होगी या पहाड़ी होगी या फिर राजस्थानी होगी या फिर तमिल, तेलुगु या कन्नड़ होगी। उस भाषा को छोड़कर वो अंग्रेजी में पठन पाठन करता है तो उसमें आत्महत्याओं की रेशो भी बढ़ता है और फेल होने का रेशो भी बढ़ता है। और जब वो रट के और पढ़कर वो इंजीनियरिंग और डॉक्टर बन जाता तो फिर भी वो मातृभाषा में इलाज करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को सरकार ने तोड़ा है। मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन के लिए मेडिकल और अभियांत्रिकी की जो पढ़ाई है वो हिंदी माध्यम से और भारतीय भाषाओं में प्रारंभ किया है। हम अपेक्षा करते हैं कि हिमाचल में भी इस तरह की बोलियों या भारतीय भाषाओं में भी काम होगा तो रोजगार के अवसर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और रोजगार की समस्या नहीं है, सरकार और मीडिया और विश्वविद्यालयों को ये प्रयास करना चाहिए, एक पोर्टल इस तरह का निर्मित होना चाहिए कि जहाँ पर वैकेंसी निकलती है वो सबको पता लगे। भारत में नौकरियों की कमी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, ज्ञान का अभाव है। भारत सरकार को एक ऐसा पोर्टल स्थापित कर देना चाहिए कि इस पोर्टल पे सब लोगों का रजिस्टर्ड करें और वो उसकी योग्यता के अनुसार, पहले सरकारी नौकरी.com चलता था उसी तरह से आप वो करेंगे तो इनको पता लगेगा, इनकी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आवेदन होंगे तो वो अपना